हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज 11th वीडियो ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर दो ब्लॉक्स मैंने यूज किए हैं। ये दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। इट हैज़ अ मास ऑफ m1 एंड इट हैज़ अ मास ऑफ m2। इनके बीच में एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। आप देख सकते हो डायग्राम से ही पता चल जाता है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, क्योंकि उसकी एक्चुअल नेचुरल लेंथ जो थी वो एल नॉट थी। कंप्रेस करने के बाद वो एल नॉट माइनस एक्स नॉट रह गई है, क्योंकि हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कितना कर दिया है, एल एक्स नॉट। हमने कितना कंप्रेस कर दिया है, एक्स नॉट। और यहाँ पे एक वायर लगाई हुई है जिसके थ्रू हमने उसको कंप्रेस्ड स्टेट में अभी रखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो अब हम क्या करेंगे। अभी हमें यह पता चल रहा है कि इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप कर रही है जो इसको वापस लेके जाना चाहती है। दैट फोर्स इज के एक्स नॉट। इस ब्लॉक पे भी के एक्स नॉट फोर्स लगेगी और इस ब्लॉक पे भी के एक्स नॉट फोर्स लगेगी। दोनों ब्लॉक्स पे कितनी फोर्स लगेगी, के एक्स नॉट फोर्स लगेगी। ये फोर्स लग रही है अभी भी। फिर हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को थोड़ी देर के बाद कट कर देंगे। वी विल कट दिस थ्रेड, और कट करने के बाद अल्टीमेटली जो आपकी डायग्राम होगी वो इस तरह की दिखेगी। आप समझ लेना जरा ये। और अब क्या होगा, अब ये वाला ब्लॉक जो है वो कहां जाने की कोशिश करेगा, M1 वाला ब्लॉक जो जाने की कोशिश करेगा इस तरफ, इसलिए इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये इसकी नेचुरल लेंथ यानी मीन पोजीशन होगी। ये कितनी दूरी पे है यहां से, लेट इट बी x1। ये यहां से यहां तक कितनी दूरी है इसकी, लेट इट बी x2। x1 x2 का बराबर होना जरूरी नहीं है, मासेस क्योंकि डिफरेंट हैं यहां। फिर उसके बाद एक और बात आपसे करता हूं कि अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो क्या इस पॉइंट पे आके, जब ये इस पॉइंट पे आएगा, मास यहां पहुंचेगा, तो क्या यहां पे आके ये रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। यहां पे आके क्या ये रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये मास थोड़ी देर के बाद हमारा यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, और यहां पे आके ये रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे आके ये रुकेगा नहीं। ये वाला ब्लॉक यहां जब यहां पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, तो ये बिल्कुल भी यहां रुकेगा नहीं। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। यहां पे आके ये रुकने नहीं वाले मासेस, ये तो और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, और कहां तक जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हैं। और हमने ये समझना है, इसमें आप समझना, देखना जरा ध्यान से, ये किसी पर्टिकुलर इस पोजीशन तक जाएगा, ये पर्टिकुलर किसी इस पोजीशन तक जाएगा। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि जितना ये यहाँ से यहाँ आया ना x2, उतना ही आगे ये x2 ही जाएगा। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा, बराबर आप लिख लेना, बराबर है ये। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ये बराबर इसी पोजीशन तक जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, x2 x1। और आपको इतना भी पता चल गया कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, M1 ब्लॉक भी ऑसिलेट करेगा और M2 ब्लॉक भी यहाँ पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये M1 ब्लॉक ने भी ऑसिलेट करना है अबाउट दिस मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन होगी और ये इसकी मीन पोजीशन होगी। इस मीन पोजीशन पे आके इन दोनों की जो फोर्स है, नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ में आ जाएंगे दोनों। और दोनों की नेचुरल लेंथ पे आने पे इन दोनों की जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी इक्वल टू जीरो। और नेट फोर्स जहां पे जीरो होती है उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। दैट इज वाई इट इज अ मीन पोजीशन। यहां पे आके इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहां पे इनकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी यहां पे v2, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। दोनों का मैक्सिमम एक ही टाइम पे अचीव होगा, दोनों रेस्ट एक ही टाइम पे आएंगे। आप बोलोगे क्यों? आप देखो यहां एक चीज हम समझते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, इसलिए m1 v1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे m2 v2 होगा। यहाँ इस तरह से बोलेंगे कि पहले ये रेस्ट पे था, हमने उस थ्रेड को जब हटाया तो उसके पहले ये रेस्ट पे था, तो इसका जो मोमेंटम था वो कितना था, इसका जो रेस्ट पे मोमेंटम कितना था, जीरो था। और आफ्टरवर्ड्स इसका मोमेंटम हो गया m1 m2 v2 माइनस m1 v1। ठीक है, और इसी वजह से क्या लिख के रखा मैंने, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। और यहां से मुझे ये चीज क्लियर होती है कि जब v1 जीरो होगा, जब v1 जीरो होगा तो v2 भी जीरो होगा। जब v1 मैक्सिमम होगा, जब v1 मैक्सिमम होगा तो v2 भी मैक्सिमम होगा। ये हमने यहां से ये बात अंडरस्टैंड की इस इक्वेशन से। ठीक है, ये हमें इतनी बात पता चलती है। लेकिन हमें ये मालूम चला यहां पे कि m1 ब्लॉक भी आपका ऑसिलेट करने वाला है, m2 ब्लॉक भी आपका ऑसिलेट करने वाला है। ऑसिलेशन में उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, सॉरी, उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा उसका ऑसिलेट करने का, दैट इज इक्वल टू x1 फॉर m1 एंड x2 फॉर m2। और यहां पे देख के मुझे एक चीज और क्लियर होती है, देखना जरा ध्यान से, क्या कि x1 प्लस x2 इक्वल टू x नॉट है। ये भी हमें समझ आ गया।
x1 प्लस x2 इक्वल टू x नॉट, आप चेक करके टोटल स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है x नॉट, इसलिए x1 प्लस x2 इक्वल टू x नॉट, ये हमें क्लियर हो गया। और इसका जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट वाज इक्वल टू 0, इसलिए इसका जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल रेस्ट पे ही रहेगा, इसलिए m1 x1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 x2 होगा। m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 होगा, ये हमें पता चल गया। इन दो इक्वेशंस को यूज करके मुझे x1 x2 की वैल्यू मिल जाती है। x1 विल बी इक्वल टू x1 की वैल्यू, इन दो इक्वेशंस को यूज करोगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, x1 कम्स आउट टू बी m2 x नॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर 1 लिख दो इसको, और x2 इक्वल टू आ जाएगा आपका m1 x नॉट। आप इक्वेशन सॉल्व करो अच्छे से, फिर आपको दिख जाएगा, ये सब हमने किया भी हुआ है पहले, ये सेम तरीका, ठीक है। और ये बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपकी दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। ये वेलोसिटी वाला कंसर्न भी मैंने आपको बता दिया, जो अभी मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए अभी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ ज़रा इसके आगे अब इसकी टाइम पीरियड की ज़रा कैलकुलेशन करें और देखें कि किस तरह से काम कर रहा है ये। आप देखना ज़रा ध्यान से, क्या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m1, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m1 इज इक्वल टू क्या है, कितनी है m1 पे फोर्स जो एक्ट कर रही है, दैट इज इक्वल टू f1 नेट, लिख दो इसको, दैट कम्स आउट टू बी, कितना आएगा वो, f1 नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, f1 नेट इक्वल टू आएगा k x नॉट, कितना आएगा k x नॉट। यहां से हम लिखेंगे m1 a1, एक्सेलरेशन की टर्म्स में अगर लिखें तो इक्वल टू क्या बन गया, के एक्स नॉट। यहां से हम a1 इक्वल टू लिखें तो क्या बन गया, k अपॉन m1 इंटू एक्स नॉट, k अपॉन m1 इंटू एक्स नॉट। इसको जब हम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गई, दिख रही है सामने कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स नॉट की पावर क्या है, 1 है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको लेकिन निकालना किसकी टर्म्स में है, इसको एक्स नॉट की टर्म्स में नहीं, बिकॉज एक्स नॉट इज फिक्स्ड क्वांटिटी, इसलिए एक्स नॉट की टर्म्स में नहीं, इसको अगर दूसरी टर्म्स में लिखें तो a1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, देखना ध्यान से, m2 डिवाइडेड बाय, ये देखो यहां से देख रहा हूं, m2 नहीं, m1 प्लस m2, ऊपर से लिख रहा हूं, दो ऊपर वाली इक्वेशन है, क्या लिखा मैंने, एक कम्स आउट टू बी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m2, ये हमने x नॉट की जगह लिख दिया x1, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका k m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 x1, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहां से। अब देखना, और यहाँ पे जो एफ नेट है वो माइनस साइन हमने डालना भूल गए हैं, ये माइनस, क्योंकि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से उल्टी लगी है, इसलिए ये माइनस साइन यहाँ आएगा हर जगह। और जब मैंने इसको कंपेयर किया किसके साथ, SHM की इक्वेशन के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, हैंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बन गया के m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, ठीक है। और ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ के m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, ठीक है। और फिर मैंने इसको लिख दिया क्या, इसको टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, उल्टा कर दो इसको, 2 पाई और अंडर रूट ऑफ, इसको उल्टा कर दो, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय k टाइम्स m1 प्लस m2, k टाइम्स m1 प्लस m2। तो ये हमने जब लिखा तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है, यस, हाँ यस बिल्कुल सही है, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो आपके इसमें, और इसीलिए जो आपके नॉर्मल टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या आती है, दैट इज इक्वल टू क्या होती है, नॉर्मली टाइम पीरियड की इक्वेशन जो होती है वो होती है आपकी क्या, m अपॉन k होता है। तो यहाँ से इसको ना इस लैंग्वेज में अगर लिखें हम, 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन k, वेयर म्यू इक्वल टू क्या बन गया, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास,
रिड्यूस्ड मास, ठीक है, इसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका जो हमने अभी तक कैलकुलेशन की। इसी तरह से सिमिलरली आप कैलकुलेशन खुद करना इसकी, लेकिन अभी आप समझने वाली बात है इसमें। सिमिलरली एक बात और, ये T1 मैंने लिखा, T1 मतलब टाइम पीरियड ऑफ मास 1, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ मास 1 कितना आया, ये हमने T1 मास 1 का निकाला इसलिए T1 लिखा। सिमिलरली जब T2 निकालोगे ना आप, यू विल गेट द सेम रिजल्ट आएगा। आना ही था, हमें मालूम था कि वेलोसिटी एक साथ जीरो होती है, एक साथ मैक्सिमम होती है। एक साथ मैक्सिमम होने का मतलब है कि दोनों एक ही टाइम पे अपनी मेन पोजीशन से पास करते हैं, दोनों एक ही टाइम पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हैं, इसलिए T2 इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ सेम क्या 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन के। म्यू की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है, इसलिए T1 इक्वल टू T2 हमने प्रूव कर दिया, इज इक्वल टू क्या T, ये हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया। ठीक है, ये छोटी सी डेरिवेशन है जो आपको आनी चाहिए इसकी, क्या टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कहानी है ये। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हम इसका ना एक ऑल्टरनेट मेथड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसी सेम प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसको पहले इतना आप नोट करके रखो, उसके आगे चलते हैं। इसके ऑल्टरनेट मेथड को समझने से पहले ना मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्टरनेट मेथड हम करने लगे हैं। और इस ऑल्टरनेट मेथड में पहली बात हम ये सीखेंगे कि के जो है ना, हमने स्प्रिंग का के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होता है। दैट मीन्स कि के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट इधर लगना है इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको स्प्रिंग्स के अंदर। ठीक है, तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और इसलिए के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब K1L1 इज इक्वल टू K2L2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक स्प्रिंग लूं और उसको कट कर दूं इन द रेशो कि ये L/3 है और ये 2L/3 है, टोटल लेंथ अगर इसकी कितनी थी, L थी, टोटल लेंथ इसकी कितनी थी, L थी, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो K था। तो अब इन दोनों टुकड़ों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ये अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा K इंटू एल इज इक्वल टू K1 इंटू L/3 इज इक्वल टू K2 इंटू L2L/3। तो यहां से मुझे K1 की वैल्यू मिल जाएगी, K1 कम्स आउट टू बी 3K एंड K2 कम्स आउट टू बी 3K/2। 3K/2। ठीक है, इस तरह से मतलब हम ये कैलकुलेशन करके कर सकते हैं जैसे मैंने ये आपको बताया, लेकिन लेंथ का पता होना चाहिए। सिमिलरली जब हम ऊपर वाले ये वाली फिगर को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें हमने बताया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे है। तो इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने का मतलब ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने का ये मतलब हो गया, इसको मैं दोबारा फिगर को बना लेता हूं, बेटर रहेगा, आपको समझ आ जाएगा बेटर। ये देखो, ये फिगर हमने बना ली दोबारा। ठीक है, अब यहां क्या दिख रहा है हमें कि इसके बीच का स्प्रिंग कहां चला गया। ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूं स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है। इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने का मतलब ये हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने का ये मतलब हुआ कि ये वाला ब्लॉक जो है ना, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, आप इस तरह से इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये वाला ब्लॉक M1, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है जो मैंने अभी ये लाइन बनाई। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक जो है ये इतने पोर्शन के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा, और ये वाला जो है वो इतने पोर्शन के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा। और अब देखो कितना सिंपल हो गया काम, आप देखना, अंडरस्टैंडिंग देखना। हमें मालूम है कि एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक जब होता है तो जो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली इसके बराबर होता है, अंडर रूट M/K, डायरेक्टली M/K। अब पंगा ये है कि इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं K1 मान लूं और इसका क्या मान लूं, K2 मान लूं, इसका K1 मान लिया और उसका K2 मान लिया,
तो आपको इतनी बात मालूम है कि इसकी टोटल लेंथ तो एल नॉट है, और एल नॉट है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा ये भी आपको कैलकुलेट करना आता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कहाँ करता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है, अगर मैं ये लेंथ, अगर मैंने यहाँ से ये L1 फाइंड करनी हो और ये L2 हो, तो L1 विल बी इक्वल टू, आपको आता है ये M2, L1 विल बी इक्वल टू M2 L0 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये किया हुआ है सेंटर ऑफ मास में आपने, ठीक है। और L2 विल बी इक्वल टू M2 M1 L0 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन पहले सीखी हुई है कि जब भी दो मासेस होते हैं, इस तरह की हमने बात की थी पहले, कि जब भी दो मासेस हैं उनके बीच की अगर डिस्टेंस जो है वो अगर r है, ये अगर m1 है, ये अगर m2 है, मुझे इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से अगर r1 कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये अगर r1 हमने कैलकुलेट करना है, दिस r1 विल बी इक्वल टू m2 इंटू आर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, उसी बेसिस पे ये मैंने L1 और L2 यहाँ लिख दिया। अब L1 और L2 लिखने के बाद, L1 और L2 लिखने के बाद आपको पता चलना चाहिए क्या चीज़ का, कि जिसकी L1 लेंथ है और जिसकी L2 लेंथ है, मैं इसी बेसिस पे एक चीज़ लिखता हूँ कि K इंटू L इज इक्वल टू K1 इंटू L1 इज इक्वल टू K2 इंटू L2, जैसे अभी ऊपर लिखा था। फिर उसके बाद यहां लिखता हूं K इंटू एल इज इक्वल टू K1 की जगह K1 तो K1 रहने, K1 तो मैंने निकालना है, और L1 की वैल्यू क्या डाल दूंगा, M2 L0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, क्या कट, हाँ ये L0 है, ये L0 है, पहले जो लेंथ है L0 कैंसिल हो गया। K1 की वैल्यू कितनी आ गई, K1 की वैल्यू आ गई M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू K। ये आपको वैल्यू मिल गई किसकी, K1 की, ये आपको K1 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली K2 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, K2 की वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ से इसको यूज करके, ठीक है। K2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 इंटू K। ये आपको मिल गई किसकी वैल्यू, K2 की, ठीक है। फिर मैं अगर टाइम पीरियड लिखना चाहता हूँ तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड दोनों का सेम आता है, लेकिन मैं पहले लिख लेता हूँ T1 इज इक्वल टू टी आना है, लेकिन चलो चेक कर लेते हैं। T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई के, M बाई के में M1 बाई के लिखता हूँ। M1 बाई के जैसे ही मैंने लिखा, M1 बाई के जैसे ही मैंने लिखा, तो उसके बाद मैं K की वैल्यू डालने लगा हूँ, और K की वैल्यू डालते ही आई गॉट द आंसर क्या, 2 पाई अंडर रूट ऑफ M1 इंटू M2। कैलकुलेशन देखो, K की जगह डाल रहा हूँ, ये इसको K1 लिख दो, K1, तो K1 की जगह क्या डाल रहा हूँ, ये जो वैल्यू निकाली मैंने, तो इसकी जगह क्या आ गया, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। M1 इंटू M1 प्लस M2, हाँ नीचे K आएगा, और सेम आंसर आया जो हमने ऊपर निकाला था। सिमिलरली अगर T2 आप निकालोगे तो T2 आल्सो कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन K2, और उसका आंसर क्या आएगा, M2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब क्या आएगा, वही आएगा M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, इंटू K। अब चेक करो ये सारी चीज़ें, यहाँ से हमें T1 इक्वल टू T2 मिल गया, कोई मुश्किल नहीं है, इक्वल टू T, तो T की वैल्यू जो हमने निकाली दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन K। फिर से वही आया, वेयर म्यू इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास and is equal to, ठीक है, लिख लो क्या, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यस, M1 इंटू M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये आपके रिड्यूस मास की वैल्यू आ गई। ये सारी कहानी है जो हमने पढ़ी, ये देखो, ठीक है। 2 बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये यहाँ हमारा फिनिश होता है। 2 मेथड से मैंने आपको सिखा दिया, आपको दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉर्शनल पेंडुलम। देखो ये आपका टॉर्शनल पेंडुलम होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक वायर के साथ, या किसी भी मटेरियल की वो वायर हो सकती है,
किसी भी मटेरियल की वो वायर हो सकती है। उसके साथ हमने एक रिजिड बॉडी को इस तरह से उसके ऊपर ऐसे लटका दिया है, और फिर इसको मोशन देखो कैसे दी है, इसको रोटेशन। जैसे आपका सिंपल पेंडुलम था, सिंपल पेंडुलम में भी ऐसे वायर थी, लेकिन यहाँ बॉब था जिसको मोशन हम ऐसी देते थे, जिसकी मोशन इस तरह की थी। इसकी मोशन इस तरह की नहीं है, ये घूमेगा, समझ रहे हो। इसको हम घुमाएंगे, इसको हम घुमाएंगे, इस डिस्क को जो यहां दिख रही है ये डिस्क की जगह कुछ और भी हो सकता है। इस डिस्क को हम घुमाएंगे तो इस वायर के अंदर अपना एक टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। के से हम बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको चलो सी से रिप्रेजेंट कर लो, आपका बेटर रहेगा। इसको हम टॉर्शनल कोफिशिएंट कहते हैं, और उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। इसका टॉर्शन, और ये हर मटेरियल का अपना एक टॉर्शन, आप बड़ी बार इसको फील भी कर सकते हो। अभी आप बोलो कि अगर मैं इसको यहां घुमाऊंगा तो क्या और घुमाने के बाद इसको छोड़ दूं तो क्या ये घूमेगा वापस या नहीं, ये वापस घूमता घूमता वापस आएगा। आपको मैं बता, आप इसको घुमाओ, आप इसको घुमाओ, मैं क्या कह रहा हूं कि आप इसको इसको रोटेशन दो, इस डिस्क को अगर आप रोटेशन दो तो रोटेशन देने के बाद तो क्या ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा या नहीं आएगा, ये बता दो। ठीक है, मतलब जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं, ऐसे घुमाया मैंने इसको, ठीक है, ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद इसको छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ने के बाद क्या ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा अपने आप, क्या ये अपने आप रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो रोटेट करेगा अपने आप, इस तो ये आप फील किया आपने, और वो किस, क्या इस मोशन को हम क्या बोलेंगे जब ये इस तरह देखो, और अल्टीमेटली ये कैसी रोटेशन होगी, ये देखो ऐसी, ऐसे 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 ऐसे, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, तो जैसे पेंडुलम में होती है ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन इस बार ऑसिलेशंस इस तरह की हैं, घूमने वाली, ये ऐसे ऐसे वाली ऑसिलेशंस हैं, ठीक है, इस तरह की ऑसिलेशंस हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर सिंपल बात मैं आपसे करता हूं, ये काम क्या आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे अगर मैं बोलूं, यहां पे जो टॉर्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होता है, यहां पे जो टॉर्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस सी थीटा के बराबर होता है, टॉर्शनल टॉर्क। C is called the torsional constant. It is called torsional constant. Is called the torsional constant, and its value depends on the type of the material. ऑन द मटीरियल लिख दो सीधा, ऑन द मटीरियल, मटीरियल पे डिपेंड करती है ये सारी की सारी वैल्यू। स्टील के लिए अलग होगी, रबर के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, और वो वैल्यूज बिल्कुल फिक्स्ड हैं। हर मटीरियल की अपनी अपनी वैल्यू है, आप इंटरनेट से कहीं से भी वो बड़े आराम से किसी भी बुक से वो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। फाइन, ये बात हमें समझ आ गई। फिर हमें मालूम है कि ये जो टॉर्क है वो किसके बराबर होता है, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। यहां से अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी अपॉन आई थीटा, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन बन गई किसकी, एस एच एम की। यहां से एस एच एम की इक्वेशन तो मेरे को क्या पता चल गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी बाई आई, अंडर रूट ऑफ सी बाई आई। ओमेगा इक्वल टू क्या बन गया, सॉरी ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू तो ये बन गया। यहां से मैं अब किसकी वैल्यू निकालूंगा, यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, यहां से मैं वैल्यू निकाल दूंगा टाइम पीरियड की। आपको मालूम है 2 पाई डालो और फिर क्या करो, इसको उल्टा कर दो, आई बाई सी, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। सी आपको समझ आ गया क्या मैंने किसके लिए यूज़ किया है, ठीक है। के इसलिए यूज़ नहीं किया कि ऑलरेडी स्प्रिंग कांस्टेंट, एसएचएम कांस्टेंट, सबके लिए हम सी के यूज़ कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सी यूज़ कर दिया। 2 पाई आई बाई सी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। जिस बॉडी को हम कंसिडर करेंगे उसकी बात हम करते हैं। जैसे अगर मैं एक डिस्क की बात कर लूँ, अगर मैं डिस्क की बात कर लूँ तो उसके केस में क्या आएगा, डिस्क की बात करूँ तो उसके केस में आएगा, ये देखो, आई की जगह क्या डाल दोगे, एम आर स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके लिए आ गई, ये टाइम पीरियड आ गया डिस्क के लिए, अगर वो डिस्क हो तो, ठीक है, उसके लिए आ गया। अब क्या होता है डिस्क के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, इस मेथड को हम यूज करते हैं नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ चीजों का एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के लिए। कैसे, हम क्या करेंगे, हम एक वायर के साथ किसी एक ऐसे मटेरियल को कर देंगे जो एक कोई उसकी इर्रेगुलर सी शेप है, ठीक है, उसको उसके इसके साथ ये हुक सा मैंने बनाया और यहां मैंने लटका दिया किसको, कोई एक ऐसी बॉडी जिसकी कोई इर्रेगुलर सी शेप है, और इसको घुमाया उसके अबाउट, ठीक है, इसको घुमाया उसके अबाउट, इस वायर के अबाउट मैंने अगर घुमाया, और घुमाने से इसको मैंने रोटेट किया, और रोटेट करने पे ये मैंने कोई इरेगुलर बॉडी यहाँ पे कनेक्ट कर दी, और मान लो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूँ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए मैं एक स्टॉप वॉच ले लूँगा,
इसका स्टॉप वॉच लेने पे मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लूँगा, इसको घुमाऊंगा और इसका टाइम पीरियड नोट करूँगा कितनी देर में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, उसको एक बार में कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है उसको एग्जैक्ट मेजर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम टाइम पीरियड मेजर कर लेते हैं 20 ऑसिलेशंस का और डिवाइडेड बाय 20 करके हम एक का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं स्टॉप वॉच से। ठीक है, वो कर लिया टाइम पीरियड, जब कैलकुलेट कर लिया तो हमें मालूम है टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2π√i/c। ठीक है, टी की वैल्यू नोन होगी आपके लिए, सी की वैल्यू वैसे ही मालूम है कि आपने ये कौन सी वायर लगाई हुई है, उसका सी फिक्स होता है, तो यहां से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। ये इस कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है जो हायर स्टडीज़ में आपने अगर बीएससी वगैरह में पढ़े तो वहाँ पे आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका ये आज का वीडियो था, इसके अंदर हमने ये सब डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।